अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, तुर्किया के सदर पाकिस्तान का दौरा करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। आपके इस दौरे के बारे में क्या तासुरात हैं? इन दौरे के बारे में मेरे तासुरात क्या होने हैं, एक तस्वीर देखी है, उसमें टर्किश जो हैं वो सदर तैयब साहब वो खड़े हैं, एक तरफ ज़रा थोड़ा हट के वो वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं। तो दौरे के बारे में ठीक है, एक रूटीन का एक दौरा है और इसमें क्या है, तासुरात तो मेरे तुर्की के बारे में ज़रूर हैं। तुर्की या कह लो अब जो भी है, मैं बड़ा एक आध वाक़या आपके साथ में शेयर करता हूँ। मैंने एक बार मेज़बानों ने मुझे को बात की तुर्की के हवाले से, तो मैंने उन्हें कहा कि वो फतेहुल्लाह गोलन के लोग थे, डेथ हो गई उनकी। तो मैंने कहा यार मेरे भाई, ये मैं तुम लोगों से ज़्यादा जानता हूँ तुर्की के बारे में। तो एक डिसेंट लोग, ज़ाहिर है बहुत प्यारे लोग, वो स्माइल उन्होंने किया, लेकिन आई कुड सी के। लेकिन उसके बाद जब हम आवारागर्दी पर निकले तो मैंने 2-3 जगह उन्हें करेक्ट किया कि यूँ नहीं यूँ है, तो उनको इंतहाई खुशी हुई। वो जब उनको ये पता चला कि ये द मैन नोज सो मच अबाउट। और एक बात आपको बताऊं, शेयर करूं, मैं ज़िंदगी में बहुत कम दफ़ा रोया हूं, बहुत कम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का करम है मुझ पे। एक बार वहाँ मेरे हिचकी बंद गई मेरी। वो किस तरह, सर्दी बहुत थी तो गर्म कपड़ों के साथ मैंने शॉल लपेटी हुई थी। तो हम चले गए, इनके इस्तांबुल में है ये इनका म्यूज़ियम फ़ौज का, वहाँ वो चलाते हैं वो तराना कि जब ऑटोमन्स के जो सुल्तान थे, जिन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत की, जब वो जंग पे रवाना हुआ करते थे तो कौन सा तराना बजता था, बिल्कुल वही साज, वही यूनिफॉर्म वो तराना बजाने वालों की। और एक उन्होंने बनाया हुआ था बड़ा खूबसूरत वहाँ खैमा, जो सिंबॉलिक खैमा था कि सुल्तान अंदर है और बाहर वो धुन बज रही है। समझ तो मुझे क्या आनी थी, लेकिन रोया मैं बहुत। और वो अल्लाह का शुक्र है मेरी इज्जत रख ली हो, जो मैंने वो तुसा टाइप एक लपेटा हुआ था, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने वो उसको ओढ़ लिया कि मुझे कोई रोता ना देख सके। सो मेरी एक अजीब तरह की। और बात सुनो, ये सीखते भी नहीं हम जानवर सीख जाता है यार, खुदा की कसम। आप कभी देखो ये सर्कस में कैसा कैसा जानवर सधाया जाता है, हमें पता नहीं क्या हो गया। यानी आप ये जो तुर्की ड्रामे चलते हैं, मेरे पास आए भी थे अदाकार उनके, ये तुर्की ड्रामे चलते हैं, औरतें मर्दों के शाना बशाना मैदान जंग में, अरबों में भी यह था। हम कमाल के लोग हैं, आधी आबादी को दरवाज़ों के पीछे बंद करके तो मुल्क को तरक्की की राह पे डालना चाह रहे हैं भारत। अल्लाह ही खैर करे, ठीक है। और मेरा क्या तासुरात होना इस पर, वो आए थे वो चले गए, ख़त्म हो गई बात। जी बिल्कुल ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। कौमी असम्बली इजलास के दौरान शेर अफजल मरवत अपोजिशन गेट की बजाय हुकूमती गेट से दाखिल हुए। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आप लोग इन्हें मरवाना देना। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरा सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला। आपके पास इस सवाल का जवाब है? नहीं, मेरे पास पाकिस्तान के हवाले से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। वो तो उन्होंने एक ऑन द लाइटर साइड बात की होगी स्पीकर कौमी असम्बली ने कि देखो इनको मरवाना देना। ये इसी तरह का कैरेक्टर है हमारा कल्चर है, हम इसी तरह के लोग हैं। तो मैंने क्या सवाल का जवाब दिया, कुछ भी नहीं, यही कुछ होता है हमारे। हसन साहब, JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि IMF वफद की आला अदलिया के जजों से मुलाकात पाकिस्तान और दुनिया की तारीख का अनोखा वाक़या है। जबकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वजाहत देते हुए कहा कि वफद जजों से नहीं चीफ जस्टिस से मिला। IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए थे, उनकी हदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। यार ये मज़े का खेस सा है, मकाना सा जवाब लगा है मुझे कि वफद जजों से नहीं चीफ जस्टिस से। भाई उनके चीफ से मिला, हाथी के पाँव में सबका पाँव वाली बात है, तो काफ़ी है बात। लेकिन देखो इस पे मेरा कुछ नहीं, मैं ये जो कुछ मैंने देखा है
पढ़ा है अखबारों में, तो मुझे ख्याल बार बार आया और अब तक ना मुझे हॉन्ट कर रही है ये बात कि यार किसी को अच्छा को देख के कोई पार्टी अगर मिलती है, मुल्क लीज पे दे दो। जैसे नालायक, कामचोर, जागीरदार, जिमीदार अब अपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स वगैरह के साथ कोई ठेका ठुका कर लेते हैं कि यार हमारी ज़मीनें तो मैनेज करो, हम बैठ के हराम खाते हैं। ये मुल्क लीज क्यों नहीं? देखो ना, आप PIA या स्टील मिल या फलाना टमकाना हर शय यहाँ किराए पे दस्तयाब है या इनसे संभाली नहीं जा रही, तो पूरे का पूरा मुल्क लीज पे दे दो। आई एम श्योर जो कोई भी आएगा इनसे बेहतर परफॉर्म करेगा। फिर इनके किकबैक्स और कमीशंस वगैरह मारे जाएंगे, बाकी तो सारे का सारा निज़ाम को कसर छोड़ी है उन्होंने। उसको एक दफ़ा इस मुल्क को आबाद होने दो, ट्रैक पे आ जाए, फिर उजाड़ने के लिए आ जाना। दिलचस्प खेल होगा, देखें। अच्छा, ये हैरत अंगेज किस्म की तौहीन आमेज बातें, लेकिन बातें दुरुस्त हैं। दे हैव इनवाइटेड दिस इंसल्ट। यार अंदाजा लगाओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बिल्कुल इसी तरह वो कर रहा है कि एक नालायक मशकूक सा गाहक है। जैसे बैंकर्स हैं, क्या करते हैं जब वो लोन देते हैं, पैसा देते हैं, वो फिर मॉनिटर भी करते हैं, वो देखते भी हैं कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है। कितनी बार मुल्क समारोह वगैरह सारे ड्रामे हुए, खोती फिर बोर्ड दे थले आ जाती है। मकरूज नस्लें, भिकारी, ये वजह शोहरत जिस मुल्क की बन जाए उसे चाहिए लीज पे दे दे, ट्राई करके देख लें, कोई हर्ज थोड़ी है। और मैं बातों का देखो, बात सुनो, हम बड़ी जंगे आज़ादी तो फलानी आज़ादी टमकानी आज़ादी, तो गुलामी जारी है। सिर्फ गोरों की जगह नीले पीले काले आ गए, बस। और क्या है बताओ मुझे, रियलिटी बताओ। आज़ादी और बात सुनो, इस पूरे बर्रे सगीर की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अगर गोरा ना आया होता वो अब तक ना आती। इन्होंने तो कभी नलका नहीं देखा था। याद रखो, जब यहां रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे तो उस वक्त तो दायरा हिंदुस्तान था। हिंदुस्तानी मजहब से बाला सारे पता क्या कहते थे? सीताराम की सरगुज़श्त है वो पढ़ना। वो कहते थे कि ये जो गोरा है ये लोहे के पटे डाल रहा है। रेलवे लाइन जब बिछ रही थी, और लोहे के पटे इसलिए डाल रहा है कि हमारा मुल्क घसीट के इंग्लैंड ले जाए, क्योंकि उनका मुल्क अपना बहुत छोटा है। ये औकात है। ऊपर जहाज उड़ते देख के खवातीन हमारी वो दौड़ी फिरती थी कि बेपर्दगी ना हो जाए। पहुंचे कहाँ हो? हाल क्या है? आप जिस आज़ादी की 14 अगस्त मनाना, झंडे झंडे वो साइलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल और खपे रौले, मुझे ये बात बताओ, आपको आज़ादी महसूस होती है? भूख से आज़ादी मिली, जहालत से आज़ादी मिली, जिल्लत से आज़ादी मिली। आपके और आपकी अशराफिया के दरमियान तो वो फासला है जो सलातीन दिल्ली और आम हिंदुस्तानी के दरमियान भी नहीं होता था। जी। तो इसलिए ये सारे हमें ख्वाब शाम इनको दे दो ठेके पे। ठीक है। और साहब, जब ये मुल्क संभल जाए तो फिर उजाड़ने के लिए इन्हें बुला लो, ताकि ये नारे लगा सके। मियाँ के नारे बजनगे तो कोई चांद में है तो पता नहीं। चलो। पर हसन साहब, दूसरी तरफ IMF की शर्त पूरी, सरकारी अफसरान असासे जाहिर करने के पाबंद होंगे, काबीना से तरमीम मंजूर कर ली गई है। तो बात सुनो, हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। असासे उसूसे पता नहीं किस मुल्क में कहाँ हैं, किसके किधर किधर हैं, कौन ढूंढता फिरेगा असासे। मैं तो एक बुनियादी सवाल किया करता हूँ कि जो हमारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, जितना इनका टेक होम है, ठीक है, इन्हें घर घर मिल जाते हैं, जो टेक होम है इनका, उनमें कैसे ये लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड करते हैं? मैं सादा सवाल, असासों की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे बता दो, जिस तरह का इनका लाइफस्टाइल है वो 2, 4, 5, 10 लाख में तो मुमकिन नहीं। जिस तरह का ये रिटायरमेंट से पहले जिस तरह के ये घर बनाते हैं और जहां जहां बनाते हैं, ये मोटा मोटा हिसाब कर लो। असासे जाहिर वो करेंगे वो। और ये वो मुल्क है जहां लोग कैश रखते हैं लॉकर्स में। और कौन है? जाओ जाके पता करो, लॉकर्स में, क्योंकि वो आम अकाउंट में रख नहीं सकते। इसलिए ये कि
पाबंद कौन करेगा? काबीना में तरमीम मंजूर, वो काबीना सुभान अल्लाह भाई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। IMF को चाहिए अच्छी तरह इनकी गर्दन में रोड़ें, ठीक, लेकिन ये नहीं हो सकेगा बिकॉज इन मामलात में हम उन लोगों से ज़्यादा स्मार्ट हैं। मैं स्मार्ट का लफ्ज़ इन्वर्टेड कॉमर्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहना है कि IMF का इतना दबाव है हमारे दिमाग काम करना छोड़ गए। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा दावा है। ओ भाई, दिमाग होगा तो काम करना छोड़ेगा ना। अंदर तो खन्नास है, लालच है, हवस है, हराम है। खोपड़ी में इनके अगर मगज होते तो 77 साल के बाद यार हम यहां खड़े होते। क्या हाल है इस मुल्क का, मजाक बना रखा है। IMF आना और ऐसे ऐसे सवाल पूछना जो अपरेंटली लगता है, जिनका ताल्लुक ही नहीं बनता उनके साथ, लेकिन बनता है। क्या करे आदमी? तो दिमागों ने काम। ओ भाई, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक पोलियो का मारा या टूटी हुई टांगों वाला फॉलिज ज़्यादा आदमी करे, मैं कहे कि मेरी टांगों ने काम करना छोड़ दिया। तो टांगे हैं ही नहीं तुम्हारी, दिमाग होगा तो काम करना छोड़ेगा ना। तो आपकी खोपड़ियों में अगर दिमाग होते तो आपको ये दिन देखने ना पड़ते। भुगते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि अवाम ज़्यादा भुगत रहे हैं। इनकी तो लॉटरी निकली हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है साहब। अगली खबर पे चलते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के 2 दर्जे कम कर दिए। सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल, कारोबार के लिए रिश्वत का स्कोर गिर गया, यानी करप्शन बढ़ गई है। तो फिर ये खबर आपने दी है, इसमें तो कोई नयापन नहीं है। अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो पाकिस्तानियों से बढ़ के कौन जानता है कि यहाँ तो सारी की सारी इकॉनमी बुनियादी तौर पे हराम पे चल रही है। 2 नंबर इकॉनमी है सारी आपकी। तनख्वाहदार तबका, उसमें आपका बस चलता है, वो भी देखें, आपको रास्ते निकालेंगे। करप्शन फ्री ममालिक में देखो पहले 3 नंबरों पर डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर, माशाल्लाह तीनों ही बकौल इनके कुफार के मुल्क हैं। लेबल मैटर नहीं करता, मटीरियल मैटर करता है। कौन से 3 मुल्क हैं? डेनमार्क, मैं हैरान हूं कि इसमें वो नॉर्वे शॉर्वे पूरा ये जो है, ये क्या कहते हैं इसको यार, ये स्कैंडिनेवियन, फिनलैंड, सिंगापुर, अंदाजा लगाओ। एक भी है माशाल्लाह जिनकी बढ़ते नहीं रुकती। अच्छा साहब, अगले टॉपिक पे चलते हैं। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने पीका एक्ट के हवाले से तकरीर करते हुए कहा कि पीका एक्ट को बगैर बहस के पार्लियामेंट से मंजूर किया गया। इस कानून की वजह से जमहूरियत और आइन से लोगों का एतबार उठेगा। जिस माशरे में जमहूरियत और आइन से आम आदमी का एतमाद उठ जाता है तो वो माशरा खाना जंगी की तरफ जा सकता है। यह आपने फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून नहीं बनाया, आज़ाद सहाफ़ियों और अपोजिशन के खिलाफ बनाया। आप क्या कहेंगे? मैंने कुछ नहीं कहना, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड। उसकी वजह है कि वारिस मीर मरहूम का बेटा एक ऐसे फ्रीडम फाइटर का बेटा है, वो इंटेलेक्चुअल फ्रंट पे मैं कह रहा हूँ, वो जंगजू आदमी थे वालिद हामिद मीर के। मेरे तो उस्ताद नहीं रहे वो, लेकिन मेरी सगी छोटी बहन के वो उस्ताद रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो उसने कहा जो कहा ठीक है, लेकिन एक बात से मुझे इख्तलाफ है। हामिद मीर का यह कहना है कि इस कानून की वजह से जमहूरियत और आइन से लोगों का एतबार उठेगा, और मेरा तो 35 साल से उठा हुआ है। सैकड़ों नहीं हज़ारों कॉलम इस बात के। इन 2 लफ्ज़ों के साथ मुझे नफरत है बाकायदा, चूँकि ये धांधली है। जमहूरियत हो, जेन्युइन हो, तो लोगों का ये हाल हो यार, खुदा का खौफ करो। आइन की हर वो शिक जिसका ताल्लुक लोगों की फलाह व बहबूद के साथ है, ये आपस में ही बटेरे लड़ते रहते हैं। अपनी अपनी ज़रूरतें, अपनी अपनी तरामीम, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़, अदरवाइज है कहाँ। इस कानून की वजह से जो आपने मुझे बताया है, हामिद मीर ने कहा कि इस कानून की वजह से जमहूरियत और आइन से लोगों का एतबार उठेगा, एतबार है नहीं। मैं तो एक और बात पीट रहा हूँ कुछ अरसे से अब, कि लोगों का रियासत के साथ दिलचस्पी और मफाद और मोहब्बत जो है उसमें फासला बढ़ रहा है। मैं तो ये बात पहले भी मुख्तलिफ लफ्ज़ों में की होगी, लेकिन की है। अच्छा, और आपने फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कानून नहीं बनाया, आज़ाद सहाफ़ियों और अपोजिशन के ख़िलाफ़ बनाया, 100% ठीक है। तो इससे कौन इख्तलाफ करेगा? मैं हालांकि मैं उन मानों में हरगिज़ जर्नलिस्ट नहीं हूँ,
बिल्कुल नहीं, ये तोहमत है मुझ पे। जर्नलिस्ट वो होता है जिसने रिपोर्टिंग में मार खाई हो और वाकई मार खाई हो, या उसने न्यूज रूम में रातें जागी हों। मेरा तो हादसा अभी में आ गया, मैं तो लिखने लिखने वाला आदमी हूं, मैं आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। तो हामिद मीर ने तो जो कुछ भुगता हुआ है गोलियों तक, तो बात तो वो 100% ठीक कर रहा है, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि लोगों का एतबार उठ जाएगा, उठेगा, उठ चुका है। और मैं बाज़ औक़ात ऐसी बातें मैं शेयर नहीं कर सकता। हमारे पीछे काम हो रहा था, लेबर बात कर रही थी और उनको पता नहीं था कि ये कौन है कौन, बिल्कुल साथ आपको पता है। तो मैं गुजरा, वहाँ हमारा है वो क्या कहते हैं उसको, जो बिजली चली जाए तो इस्तेमाल होता है, मैं बातें भूलने लग गया हूँ, जनरेटर। उसके पीछे काम हो रहा था। हाँ, उनको नहीं पता था कि ये बंदा इधर से गुजरा है। जो ज़बान और जिन लोगों के लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे उनमें मरहूम लोग भी शामिल हैं। अंदाज़ा लगाओ, रियासत के साथ जो अपनाइयत, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है मरियम, वो ख़त्म हो रही है। सो हामिद मीर का ये कहना है कि जी उठ जाएगा, एतबार जाएगा, जुएगा नहीं हो भाई, जा रहा है। लेकिन वो जो लोग 7 पर्दों में रहते हैं, आईवी टावर्स में रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं हो क्या रहा है। उनका तो आम आदमी से कोई राब्ता, जेन्युइन राब्ता है ही नहीं। दे हैव नो आइडिया। और जो जिस ताकतवर आदमी का कोई राब्ता लोगों के साथ हो, उसके सामने सच बोलेगा कोई। तो अजीब सहम का, वहम का मारा हुआ एक मुआशरा है। चलते जाओ जी। सही। नेक्स्ट खबर है साहब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई। तारीख में कोई एक आध इलेक्शन हुआ होगा जिस पर सब ने कहा हो कि शफाफ इलेक्शन हुए। यार बड़ी मज़े की बात है। वैसे सलीम हैदर साहब को हमारा सलाम पहुँचे, 100% ठीक कहा। लेकिन इसमें असल बात क्या है कि ये उस पार्टी का गवर्नर कह रहा है जो खुद इस भयानक वारदात में पूरी तरह शामिल है। अब मुझे इसका जवाब दो। आपने सवाल तो पूछ लिया, अब मुझे इस बात का, तो क्या इस आदमी की अपनी पार्टी इस वारदात में शामिल नहीं है? पर अभी रोना रो रहे थे हम कि जमहूरियत नाम की तो इस मुल्क में ना कोई चीज़ थी, ना है, ना होगी। ये जमहूरियत थी, ये जमहूरियत है। और गवर्नर कह रहा है किसका? सबसे बड़े और अहम तरीन सूबे का। सारे सूबे अहम है, लेकिन पंजाब की आबादी ये वो सारा देख लो, तो वो क्या कह रहा है? वो अपनी पार्टी के बारे में भी यही बात कर रहा है। तो ठीक है, तारीख में कोई एक आध इलेक्शन हुआ शफाफ, वो है नहीं हमारे लिए। हम वो नस्लें ही नहीं है, हम वो लोग ही नहीं है। ये एक और तरह की कौमों के काम है, कुछ भी नहीं। ये जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि इरिगेशन सिस्टम से लेके रेलवे तक आपकी अदलिया मदलिया तो जो कुछ भी है गोरा दे गया। इसी तरह वो आपने जो कुछ उसके रेलवे के साथ किया, वही कुछ आपने उसकी दी हुई जमहूरियत के साथ किया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। मुनाफिकत की आखिरी इंतहा ये है कि लोकल बॉडीज नहीं। वो कमाल की बात है, इन्होंने दरख्त फिजा में उगाया हुआ है, बुनियादी कोई नहीं। ये बुनियादी या जो भी इसको कहते हैं, ये लोकल बॉडीज को पता नहीं क्या कहते हैं, वो तो जड़ें हैं, वो तो मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसे, पाकिस्तानी निज़ाम एक ऐसे दरख्त की मानंद है जिसकी जड़ें ही नहीं। लेकिन नहीं, ये इन खास तरह के लोगों को यही कुछ सूट करता है। ठीक है, चलने दो। बिल्कुल ठीक। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, दूसरी तरफ महमूद खान अचकजई ने तजवीज़ दी है कि 4 माह के लिए कौमी हुकूमत बना दी जाए। पहले तो कौम ले आओ। कौमी हुकूमत बनाने के लिए पहले तो कौम लाओ, फिर को पार्टी लाओ, ढंग की, जेन्युइन, पढ़े लिखे लोग, कमिटेड लोग, पाकिस्तान जिनका ख्वाब हो, जैसे कभी मोहम्मद अली जना का था, खुशहाल, ताकतवर, मजबूत पाकिस्तान जिनका ख्वाब हो। तो कुछ भी नहीं है और कौम भी नहीं है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। भाई यार, खुदा का खौफ करो। अच्छा, अगर कर भी लोगे तो अचकजई साहब मुझे समझा दें, बुजुर्ग हैं, अच्छे आदमी हैं, ह्यूमन मटेरियल तो वही रहेगा। यही लल्लू पंजू है ना।
एक ख़ास तरह की कम्युनिटी है ना भाई। मुझे ये बताओ, ये आप कौमी हुकूमत बनाएंगे तो उधर से फरिश्ते आएंगे, आसमानों से उतरेंगे, कौन होंगे? यही लोग होंगे। तो इन लोगों ने आगे जो कुछ दिया है पाकिस्तान को वो तुम्हारे सामने है। तो जादूगरों पर मुश्तमिल होगी वो टीम। अच्छा, ये मुझे इस बात की जमानत दो, मेरे से शर्त लगा लो, शहबाज शरीफ शबाना रोज मेहनत करके दिन में 3-3 सूट इसी तरह बदलेगा। चलो, शबाना रोज। कख भी नहीं। खुशखबरियां बहुत आ रही हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और कई बार मैंने मुश्ताक यूसुफी साहब का ये जुमला दोहराया है, बड़ी विजडम है इसमें। ये कहने को मजा ही है, लेकिन इसमें विजडम बहुत है कि एक होता है झूठ, एक होता है सफ़ेद झूठ, और इन सब का बाप होता है सरकारी आदाद-ओ-शुमार। अखबारों में जब देखता हूँ यूं हो रहा है, वो हो रहा है, सड़क पे देखता हूँ तो कुछ और हो रहा है। अब मैं इनकी सुनूं कि सड़क की सुनूं? सड़क तो बहुत बड़ी रियलिटी है, वहाँ आवाम होते हैं, गलियों कूचों बाजारों दुकानों रेडियों पे आवाम होते हैं, उनसे पूछो कि तरक्की हो रही है, ट्रैक पे आ गया है, फलाना हो गया है। ये इस तरह के मिली नगमे सुनते सुनते उम्रें बीत गई हमारी। तो कौमी हुकूमत बना के देख लो ये भी। ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। ऑन अ लाइटर नोट एक सवाल है, आपकी सवाबदीद के जवाब देना चाहें या ना दें। हमने सुना हुआ है कि आप सऊदी अरब से ख़त लिखा करते थे और फिर उन खतूत का मजमुआ भी छापा। ये ख़त किसी को मिलते थे या लिख कर आप अपने पास रख लिया करते थे? और दूसरा, ये इमरान खान के ख़त किसी को वसूल क्यों नहीं हो रहे? नहीं, ये दो बिल्कुल ही मुतज़ाद और अलहदा बातें हैं। मैं तो ख़त लिखा करता था अपनी अहलिया को। आई वॉज अब्रॉड एंड आई हेटेड माई सेल्फ। वो ज़्यालत जैसा मुनाफिक आदमी, उसकी वजह से मुझे ये सारा कुछ करना पड़ा। तो मैं तो लिखता था और मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि वो संभाल के रख रही है। मुझे क्या पता, मैं तो रूटीन में ख़त। उसके बाद तो उसका पता नहीं तीसरा एडिशन तो शुएब बिन अजीज़ ने एक इदारा बनाया था बड़ा खूबसूरत, पता नहीं आगे वो चलाया क्यों नहीं। शुएब बिन अजीज़ जैसे खूबसूरत शायर ने भी वो किताब छापी है। वो और इमरान खान के ख़त का आपस में तो कोई है ही नहीं। वो तो आधी मुलाकात के नाम से किताब, वो और तरह का था। हाँ, ये जो आप जो बात कर रहे हो इमरान खान के ख़त, तो एक शेर सुन लो। नामा बर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो ख़त जिनके जवाब आते हैं। खेल है, चल रहा है बस, ठीक है, बहुत खूब। वो कहा भी है, वो उन्होंने आर्मी चीफ ने कहा मुझे तो मिला नहीं, मिलेगा भी तो मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूँगा। खत्म। बिल्कुल ठीक। हसन साहब, आगे चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की 100 से ज़्यादा दवाएं गैर मयारी निकली। सूबाई ड्रग टेस्टिंग की रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात हुए हैं। दूसरी तरफ जनवरी के दौरान मुल्क भर में हर किस्म की सेहत की सहूलियात मजीद महंगी हो गई। मेडिकल टेस्ट 5.36, अद्वियात 0.52, डेंटल सर्विसेज 2.22% तक महंगी हो गई हैं। ये मुबारकबाद देने से बाज नहीं आ रहा है। और ये कोई हौलनाक, हर जगह ही हौलनाक है, खौफनाक है, ये याद रखना। जिधर देखोगे आपको हौलनाकी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। अब ये जो बात आपने की है, हमारी सोबत में रह के गैर मुल्की कंपनियां भी हम जैसी हो गई हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये इस सोबत ने, इस कल्चर ने अच्छे खासे को, देखो बिगाड़ होता है ना जो, वो बड़ी खौफनाक चीज़ है। ये अच्छे खासों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देता है। हमारे एक दोस्त गए थे रशिया में, उनको वो मिला, वो क्या इंटरप्रेटर, उसको अंग्रेज़ी आती थी, नहीं, वो किसी दुकान पे गया तो रूसियों की वो शोशा नहीं होती, पैकिंग वेस्ट में बड़ी खूबसूरत होती है वो सादा। तो उसने अपने बंदे से पूछा, जो रशियन उसको मिला हुआ था इंटरप्रेटर, उसने कहा यार ये 2 नंबर। अब उसको 2 नंबर वाली बात समझ ना आए। फिर उसने कहा, तो उसने कहा कि फेक। तो उसका रंग गुस्से से सुर्ख हो गया उसका। उसने कहा तुमने सोचा कैसे कि कोई दवाई भी फेक हो सकती है? अब ये वाकया उसी ने मुझे सुनाया, पाकिस्तानी ने। उसने कहा कि मैं इतना जलील हुआ और उसकी हैरत पे मैं हैरान कि यार ये बंदा इतना सुर्ख हो गया उसका रंग रूसी का। उसने कहा तुम्हारे ध्यान में ये बात कैसे आई कि कोई दवाई भी कोई जानवर जो है फेक बना सकता है? चूंकि उनकी पैकिंग जरा पोर, अब मुझे नहीं पता, पुरानी बात कर रहा हूं। अच्छा,
तो ये इनकी खुशखबरियां नहीं रुक रही। अब्बा भी कही जा रहे हैं, भाईजान भी कही जा रहे हैं, छोटा बरादर खुर्द भी कही जा रहे हैं, सारा कुछ चल रहे हैं, बस ठीक है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ वही हैं कि ये देखो अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाना हमारी मेहनत का सिला यानी मिल गया। ये कौन कह रही है? पंजाब की चीफ मिनिस्टर। महंगाई कम हुई, माशी सरगर्मियाँ बढ़ी, मरियम के वालिद माशाल्लाह। बरादर खुर्द की कहता पाकिस्तान माशरी बहाली की बात, तरक्की की राह पे गामसन। वो जाके लायलपुर, मेरा आबाई शहर है वो, वहाँ जाके पता करो कितनी पावर लूम्स बंद हो चुकी हैं, बेरोज़गारी कहाँ पहुँची हुई है, जाओ जाके पता करो। लेकिन नहीं, खुदा की कसम अजीब व गरीब लोग हैं। ये जो आपने कहा 100 से ज़ायद दवाएं तो बिल्कुल ठीक है। महंगाई का कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। आगे आ रहा है रमजान, माशाल्लाह, तुम तमाशे देखना। इसमें देखो, बात सुनो, हुक्मरान तो खैर जो है हमारा उसको छोड़ो, हम खुद भी कम नहीं। ये अब ये हुकूमत तो नहीं इनसे कमीशन खाती होगी ना इस मामले में। रमज़ान में तुम महंगाई बढ़ा लो, इसमें हमें भी कोई अपना हिस्सा पत्ती दिया करना, वो तो नहीं, वो हम ही हैं। देखना क्या होता है, चंद दिनों की बात है, इंतज़ार फरमाइए। जी बिल्कुल ठीक है हसन साहब। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा अफजल पेचोहो ने एक बयान में कहा है कि असम्बलियों में नुमाइंदगी और NFC अवार्ड में शेयर आबादी की बुनियाद पर ही मिलता है। सियासतदानों का सियासी मफाद इसी में है कि आबादी में इजाफा हो। बड़ी खूबसूरत बात की है, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। देखो, आबादी में इजाफे का मतलब है जहालत में इजाफा। जहालत में इजाफे का मतलब ये है जज्बातियत में। मियाँ दे नारे बजन को कितने बजनगे, तो बज गए, जब तक पता नहीं सूरज चांद रहेगा फलाना। ये नस्लें कहाँ से पैदा होती हैं? आवे आवे ते जावे जावे ते फलाना, देखो देखो कौन आया। ये कौन सी नस्लें हैं? ये इंसानों वाले काम हैं? बताओ मुझे, क्यों है? आबादी बेलगाम बेतहाशा बढ़ती जा रही है और उसके साथ इसलिए ये तवज्जो ही नहीं। एजुकेशन पे तो लानत भेजो, क्वालिटी एजुकेशन से कम पे बात नहीं। जो ये पढ़ाते हैं वो पढ़ाएं भी तो उससे कुछ नहीं होना। कंटेम्प्रेरी अहदे हाजिर से हम आहंग तालीम और तरबियत और हुनरमंदी होश आ जाएगी। लेकिन इनके बारे में है कि क्वालिटी एजुकेशन तो दूर की बात है, एजुकेशन ही ना हो। चूँकि जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी ही जहालत बढ़ेगी, उतनी ही जज्बातियत बढ़ेगी। तो ये तो सारा कुछ इनकी लॉटरी हैं, ये सियासतदानों की असल लॉटरी हैं। ये वही इनको लाते हैं, बाद में रोते हैं। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, गुज़श्ता हफ्ते चीन के दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम पहले चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के इत्तेहादी हैं, क्योंकि चीन और हमारी सरहदें आपस में मिलती हैं, बाकियों की सरहदें हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। आजकल ना दूर और ना नज़दीक, पता नहीं किस ज़माने में किस तरह सोचते हैं ये लोग। आजकल दूरी नज़दीकी की कोई औकात है। और दूसरी बात याद रखना ये बात बहुत अच्छी तरह, भूलना मत, सुपर पावर हजारों मील दूर भी हो तो खुदा की पनाह, और जिसके साथ आपकी सरहदें मिलती हों होश करो। याद रखना, पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, तो शहद से मीठी, तो इमली से खट्टी, तो नीम से कड़वी। आ जाएगी समझ, देखते जाओ। और ये दूर नज़दीक वाला देखो, ये हमारी सोच और समत डे 1 से टेढ़ी है। पाकिस्तान में वो कौन था जिसने तज़बीराती गहराई का शोशा छोड़ा था? सतही सोच। तो ये कोई रिश्तेदारियां वगैरह नहीं होती। ये देखो, नेक्स्ट डोर सुपर पावर चीन के साथ हमारी ये मीठी और ये लंबी और ये ऊंची और ये गहरी वगैरह। वो बात सुनो, कृष्ण नगर का नाम रखने से, इस्लामपुरा नाम रखने से कृष्ण नगर के रिहायशियों के रवैयों में तब्दीली नहीं आई। मॉल रोड को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रोड बनाने से हमें कोई
सड़कों का इस्तेमाल बेहतर नहीं हुआ, वही खच खाना है। ये इस तरह के हम सतही से काम करने वाले लोग हैं, इसलिए अब अंदाज़ा लगाओ। फिर एक और बात कितनी दिलचस्प है, इधर अब्बा जी यानी जरदारी साहब चींदे मुहब्बतां पींगा बधा रहे सन, उधर पुत्र अमेरिका पहुंचे ऐसी। तो बेटा मुस्तकबिल है ना पीपल्स पार्टी का। जरदारी साहब तो खचक गए हमारी तरह, वो बेचारे ठीक से चल भी नहीं सकते, हालांकि मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों का मद्दाह भी हूँ। तो वो तो हमारा एज ग्रुप है, वो तो फारक पूरा वाला काम है। अब अमलन अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो बेटा वो वहीं पहुंचा हुआ है बड़े घर। हम खुद को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, दूसरों को भी बनाने की कोशिश करते हैं। ये इनके लिए बस अवाम के लिए ठीक है इस तरह के झुंझुने, चूँकि जहालत है, जज्बाती है, तो वो खुश हो जाते हैं नारे सुन के। समंदरों से गहरी है, फलां से ऊंची है, फलां से खट्टी है, फलां से मीठी है। ये नॉनसेंस है, वो खुश होते हैं, बट ठीक, लोग भी मज़े लेते हैं, नतीजा सिफर। नेक्स्ट टॉपिक। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने अराकीन से पूछा जो बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो लिख कर दे, जिस पर सबको सांप सूंघ गया। कौमी असम्बली ने अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। यार इसको तो 1001 तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। पहली बात तो ये है कि स्पीकर का ये सवाल ही सतही किस्म का है। भाई जो बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं लेना चाहता, ये क्या बात है? उनका मुतालबा कुछ और है कि हम तनख्वाह लेना चाहते हैं, बढ़ाओ ना। वो भी चाहे ड्रामा ही कर रहे हों, जो सांप सूख गया तो इनमें से कुछ नहीं निकलना। अब ये सवाल भी बड़ा अजीब है आपका, मेरा जवाब भी उतना ही फजूल है। तो ये खजाने पे बोझ फलाना, केड़ा बोझ केड़ा खजाना आए सी ना उन्हीं पराए पुत्र IMF वाले, तो कहते हैं जी कि वो उससे नहीं मिले, ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। शर्म आती है, लेकिन प्रॉब्लम वही इनको नहीं आती, याद नहीं है। इनका वो जिस्म के वो हिस्से ही सो गए हैं जहाँ नमनेस है मुकम्मल तौर पे, छुर भी मारो तो इनको एहसास नहीं होना। अवाम को वैसे ही अकल समझ वाला खाता खाली है, वो जज्बातियत पे झूठ पे पलते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आती। जी हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहदार तबके की आमदनी से 100 अरब रुपए ज़ायद इनकम टैक्स वसूल, जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद 75 अरब रुपए के टैक्स के हामी नहीं थे, ताहम आलमी मालियाती फ़ंड से मुआहदे की रूह से ऐसा करना नागुज़ेर था। क्या कमेंट करेंगे? कुछ भी नहीं करूँगा, मैं चुपचाप भुगतूँगा। ये ज़िल्लत, अज़ियत, ये तौहीन, इसके दो पहलू हैं। एक है कि एक तो इसका माली पहलू है, वो अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हो, कंफर्टेबली भी अफोर्ड कर सकते हो, तो इसमें गाली का एहसास है। ये जग्गे टैक्स हैं, जेन्युइन टैक्स नहीं है। पूरी फहरिस्तें छापो, तुम में से कौन कौन कितना टैक्स देता है। रमजान शुगर मिल वाला भी टंटा मुक गया ना, पता तो लगे कौम को। जहाँ बस चलता है वहाँ ये खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ते हैं। और ये जो है ना कि मजीद 75 हामी नहीं थे, हामी नहीं तो मैं की करना है, हामी है कोई या नहीं है, मुझे क्या। बॉटम लाइन बताओ क्या है? तनख्वाहदार तबका है, इसका इंतज़ार करो, इस पे भी रद्द अमल आएगा। वो रद्द अमल कैसा होगा? माशाल्लाह, ये 2 नंबरी में 1 नंबर एक माशरा है, कोई ना कोई करेगा, जो चुपचाप भुगतेंगे जब तक भुगत सकते हैं। और फिर इसका कोई वे आउट वगैरह भी, खुदा की कसम शायद मैंने पहले कभी ना खाई हो। मुझे अपने आप से घिन आती है इनको टैक्स देते हुए। उसकी वजह ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मुर्दार खोर जो है वो हड्डियां चबा रहा हो किसी लाश की, गोश्त नोच रहा हो किसी लाश का। घिन आती है जिन पे बस चलता है, जिन पे नहीं। अंदाजा लगाओ
एग्रीकल्चर और फलाना टमकाना, बहुत सारे बेतहाशा ये अखबारों में छपती हैं खबरें यार। मैं को अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, उनसे नहीं करना चाहता था, नहीं करना चाहता तो ना कर। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।